हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनके अकेडमी। गाइज, ईएमआई के जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने फैराडेज लॉ पे बेस्ड कुछ सवाल डिस्कस किया था, जिसमें मेनली जो सवाल था वो बोर्ड ओरिएंटेड था। बहुत टफ लेवल में सवाल नहीं सेट किया था, और ऐसे भी इसमें बहुत ज़्यादा टफ लेवल का कोई सवाल सेट होता भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सवाल सेट होते हैं। तो चलिए आइए गाइज, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और आज के डेट में भी हम लोग ढेर सारे सवाल डिस्कस करेंगे, लेकिन सवाल का लेवल थोड़ा आगे का होगा। कुछ सवाल हम लोग जेईई के भी लिया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के डेट में गाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके का है, हालांकि इसमें कई एक वेरिएशंस किया जा सकता है, राइट। ऐसा है कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिया गया है। इस स्ट्रक्चर को स्पेशली मैं 90 डिग्री का ले लेता हूं। 60 डिग्री पर जनरली किताबों में सवाल सेट होता है। 90 डिग्री का ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में कुछ इस तरीके से है, इनवर्ड है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और ये बी है। मैं जनरल सवाल करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। और यहां पे एक इस तरह से एक रॉड है, ये एक रॉड है, बड़ा सा रॉड है, ठीक है। और ये रॉड ऐसे मूव कर रही है, मतलब ये इनिशियली यहां पे थी, लेकिन अभी किसी खास समय में यहां पे आ गई है। इस तरीके से वो कांस्टेंट स्पीड v से वो मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड v से उसे मूव कराया जा रहा है, ठीक। तो सवाल क्या है? तो सवाल ये है कि आप बताएं कि किसी t टाइम में कितनी ईएमएफ, या ऐसा बोल सकते हैं कितनी करंट इसमें फ्लो कर रही होगी, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो कि ये सिस्टम ऐसे बढ़ रही है, तो एक लूप जनरेट हो गया, एक लूप यहां पे जनरेट हो गया। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ेगी तो लूप की एरिया बढ़ रही है। तो इस लूप से होकर के तो फ्लक्स चेंज हो रही है ना, बिल्कुल चेंज हो रही है। स्टार्टिंग की बात करें तो देयर इज नो एनी लूप, सो देयर इज नो एनी करंट। थोड़ा आगे बढ़ेगा तो थोड़ा सा एरिया, और आगे बढ़ा तो और बड़ा एरिया, और आगे बढ़ा तो और बड़ा एरिया, समझ रहे हो। तो आपसे सवाल यही पूछा गया है कि आप किसी टी टाइम पे आप बताओ कि कितनी करंट इसमें फ्लो कर रही है, या उसका ग्राफ प्लॉट करके बताओ। एक पॉसिबल तरीका से आप चीजों को बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, तो आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द करंट इन द लूप, या फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड में बोल देता हूं, ड्यू टू मोशन ऑफ रॉड, ठीक है। इसमें बहुत सारे डेटा अलग अलग तरीके से दिए जा सकते हैं, ठीक है गाइज। तो चलिए, और ये सिमेट्रिकली है, मतलब एग्जैक्टली बीच इधर 45 डिग्री इधर होगा, 45 डिग्री ऐसे, इसको आप समझ के चलना है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड बी है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे लिख रखा था। तो कैसे सोचेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए सब लोग। अगर मैं किसी टी टाइम की बात करूं, गौर से देखिएगा सब लोग, अगर मैं किसी टी टाइम की बात करूं तो टी टाइम में इसमें कुछ ना कुछ तो फ्लक्स होगी, बिल्कुल होगी, फ्लक्स तो होगी। अब ईएमएफ निकालने के लिए फ्लक्स को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज मेरे को बताइए कि टी टाइम में ये कितना ट्रेवल कर चुका होगा? कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो कितना ट्रेवल कर चुका होगा? vt, ठीक है। तो इन टाइम टी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगा, या कितनी ये एक्स ट्रेवल कर लेगा? तो ये होगा vt, दिस इज क्वाइट इजी, क्लियर है गाइस। अब ध्यान से देखिए, क्या ये 45 डिग्री होगी? बिल्कुल, ये 45 डिग्री होगी, और ये x है, तो ये कितनी हो जाएगी? ये y कितनी हो जाएगी? तो tan 45 डिग्री, तो ये 45, तो ये वाली साइड देखिए, ये 90 डिग्री, तो ये भी 45, मतलब ये भी कितनी हो जाएगी? x ही हो जाएगी नेचुरली, क्लियर है। तो ये x, तो ये भी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी, क्लियर है। तो अगर मैं बोलूं एरिया कितनी होगी, एरिया ऑफ लूप की मैं बात करूं, तो दैट वुड बी वेरी इजी, बेस इंटू एल्टीट्यूड, सो 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस है 2x और एल्टीट्यूड क्या है? x है, उस समय तो x ही, तो 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया हो जाएगी x², और x तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, दैट इज vt, सो vt का स्क्वायर। तो एरिया क्या हो गया भाई? v² t²। तो इसलिए फ्लक्स कितनी हो गई? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैं पूरी डिटेल लिख रहा हूं इसलिए
अगर एग्जाम में सवालों को बनाना हो तो ये लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अब जितना जल्दी वो आप कर लो, बस एक लाइन में काम कर लेना होता है। तो इसमें थोड़ा सा डिटेल लिख रहा हूँ, क्लास है इसलिए। सो बी इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री, क्लियर है गाइस। 0 क्यों समझ रहे हो, क्योंकि फील्ड क्या है, जस्ट अंदर की तरफ, और इस लूप की एरिया वेक्टर अंदर की तरफ हम ले रहे हैं, नो डाउट। व्हाट इज बी, बी इज बी, ए तो अभी निकाला जस्ट, v स्क्वायर टी स्क्वायर और cos 0 1, सो दिस इज द फ्लक्स, क्लियर है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, ठीक है, डी फाइव बाई डी टी कर लूं तो क्या होगा, बी वी स्क्वायर और 2t हो जाएगा, दिस इज वेरी सिंपल। तो ये ईएमएफ के इक्वल होगा, या माइनस कर सकते हो क्योंकि ई बराबर होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, 2b वी स्क्वायर एंड हियर टी, राइट। तो ये हो गया ईएमएफ। अब इसका ग्राफ भी चाहे तो हम खींच सकते हैं, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, लेकिन निगेटिव है, ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अगर मैग्नीट्यूड लगा लेंगे तो ऊपर हो जाएगी, क्लियर है गाइस। तो ये सवाल देखने में थोड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन सवाल का जो आइडिया हो रहा है ये आसान है, क्लियर है गाइस। अब इसमें कभी 60 डिग्री दे देगा तो ये हो जाएगा 30, क्लियर है, उसी के बेसिस पर काम कर लेंगे, क्लियर है गाइस, इसमें कुछ भी खास नहीं है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आगे एक ऐसा सवाल है जो देखने में थोड़ा अजीब सा फील होगा, ठीक है, लेकिन सवाल थोड़ा बढ़िया किस्म का है ये, ठीक है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए ये फील्ड है, राइट, और इस फील्ड की जो विड्थ है, सपोज कीजिए डी है, फील्ड की विड्थ कितनी है, डी, मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ यहां पे डी है, और यहां तक एक लूप है, ठीक है, और इस लूप की जो थिकनेस है, इसको 2D कर लेते हैं, इस लूप की जो विड्थ है वो d है, ठीक है, और इसकी ये जो थिकनेस है, इसके जो ये जो ऐसे है वो है आपका L, विड्थ d है और L d है, क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड है और ये कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रही है, किस स्पीड से मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड v से फील्ड में ऐसे एंटर कर रही है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया कि आप ग्राफ बनाओ ईएमएफ वर्सेस टाइम, ईएमएफ वर्सेस टाइम, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द या ड्रो द ग्राफ, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ड्रो द ग्राफ बिटवीन ईएमएफ एंड टाइम, राइट। क्योंकि जैसे ये इंटर करने लगेगी गाइस, सोचो अभी क्या इसके अंदर फील्ड है, बोलोगे नहीं सर, क्या जैसे जैसे इंटर करने लगेगी इसमें फ्लक्स आने लगेगा, मतलब कुछ एरिया इसकी घुस गई, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी हो गई, हो गया, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा क्या एरिया बढ़ता जाएगा, बी तो वही है लेकिन एरिया बढ़ता जाएगा, तो क्या फ्लक्स बढ़ती चली जाएगी, फ्लक्स बढ़ रही है, फ्लक्स चेंज कर रही है, तो ईएमएफ तो पक्का होगी, सीधी सी बात है ना। तो जैसे जैसे ये इंटर करेगी वैसे वैसे इसमें फ्लक्स आने लगेगा, धीरे धीरे इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्लियर। जब फ्लक्स हो लेकिन फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए, वैसे केस में कोई ईएमएफ नहीं होती है, क्लियर है। तो चलिए, तो ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ईएमएफ एंड टाइम, राइट, ईएमएफ टाइम के बीच का ग्राफ आपको खींचना है, कितनी होगी, राइट, साइन के साथ आप खींच लो, मैग्नीट्यूड के साथ भी मैं दोनों ग्राफ खींच के बता देता हूं आपको। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये डी है, ये भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, डी है और भी वेलोसिटी से। अब मेरे को एक चीज बताओ, कितने टाइम के बाद ये यहां तक हो जाएगी, पूरे आधी, ठीक है, पूरे आधी हो जाएगी ये पे, ठीक है, कितने टाइम के बाद। देखिए जब ये फील्ड में पूरा घुस जाएगी, क्या तब भी फील्ड खाली रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि फील्ड की लंबाई कितनी है 2d और इसकी लंबाई कितनी d, जब ये पूरा d अंदर में घुस जाएगा तो d तो खाली रहेगा ना इधर। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां से लेकर के यहां तक जब तक ये इंटर करी है, क्या तब तक हर पल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करी है, एग्जैक्टली, क्यों, एरिया लगातार बढ़ी है। लेकिन अब तो सोचो, अब ये लूप यहां से अगर यहां चली जाती है तो क्या कुछ होने वाला है, ये लूप दरअसल यहां से यहां तक आगे बढ़ेगी तो कुछ भी होने वाला है, एरिया बढ़ रही है क्या या फ्लक्स बढ़ रही है क्या, पूरी एरिया जब आ गई तो आगे भी बढ़ेगी, तो सेमी एरिया है, सेमी फील्ड है, सेमी एरिया है, समझ रहे हो।
लेकिन पहले क्या था, पहले ये एरिया थी, लेकिन फील्ड में जो घुसने वाली एरिया शुरू में तो थोड़ी कम थी, तो फ्लक्स थोड़ी कम थी, और आगे बढ़ी तो और बढ़ी, और आगे बढ़ी और, लेकिन अब इसके बाद क्या बढ़ने वाली है, अब इसके बाद आगे बढ़ाओगे तो ये वाला पार्ट यहां चला जाएगा, तो उससे क्या एरिया बढ़ गया फील्ड के अंदर? नो, एरिया फील्ड के अंदर अभी भी पूरा है, पूरा एरिया ए। क्लियर है? और बी तो वही है। तो ये कब तक चेंज नहीं करेगा, सोचो, ये कब तक चेंज नहीं करेगा? ये तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक ये वाला एंड यहां पे ना पहुंच जाए। हाँ, अब जब यहां पहुंच जाएगी, जब उसके बाद आगे निकलना चालू करेगी, जब उसके बाद आगे निकलना चालू करेगी, तब धीरे धीरे एरिया कम होने लगेगा, तो फ्लक्स कम होने लगेगा, तो फ्लक्स चेंज करने लगेगा, तो फिर से उसमें ईएमएफ आएगी। तो ध्यान से मेरी बात समझेंगे, जब यहां तक पहुंची तब तक तो क्या हो गई, फ्लक्स इसमें चेंज करी है, मतलब ईएमएफ है, लेकिन यहां से जब आगे बढ़ी, जब यहां तक पहुंची, उस केस में इसमें कोई फ्लक्स चेंज नहीं है, मतलब देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द करंट। क्लियर है? तो चलिए देखिए, तो भाई यहां से यहां तक जाने में कितना वक्त लगा होगा, डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना वक्त लगा होगा, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, यही तो होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, इतना टाइम लगा होगा। तो इतना टाइम में ये यहां गई होगी। अब उस, ये हमें पता पड़ गया इतना टाइम में इतने चली गई, ठीक है, डी बाई बी। अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, फ्लक्स एक्चुअल में कितनी कैसे बढ़ी होगी, ये भी निकलना बड़ा जरूरी है। तो देखिए, ये तो हम लोग समझ गए कि भाई इतना टाइम लगा, इसको साइड कर लेते हैं। एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, लेकिन वो किससे कम, डी बाई वी से कम। समझिएगा, डी बाई वी से कम क्यों? क्योंकि अभी इंटर करने से पहले की कहानी हो रही है। कितना ये इंटर की रहेगी, कितनी ये एक्स ट्रेवल की रहेगी, तो बोलोगे सर वी टी। कितनी ट्रेवल की रहेगी, वी टी, एक्स इक्वल्स वी टी। क्लियर है? एक्स इक्वल्स वी वेलोसिटी जा रही है, तो टी टाइम में तो वी टी ट्रेवल करेगी। तो ये कितनी इंटर कर गई किसी टी टाइम में, किसी टी टाइम में कितनी इंटर कर गई, वी टी इंटर कर गई। तो एरिया तो इतना ही बना ना फील्ड के अंदर, तो एरिया उस केस में कितना हो गया, बी इंटू बी, मतलब अभी सॉरी, एरिया क्या होगी, मतलब ये एल इंटू एक्स, इसके अंदर, मतलब इसके अंदर ये पूरा इंटर कर गई, तो पूरी एरिया से मतलब नहीं है, जो जिसमें फ्लक्स हो रही है उस एरिया से मतलब है। तो एल इंटू एक्स, तो एल इंटू भी इंटू टी, ये एरिया, तो फ्लक्स कितनी होगी, बी इंटू एरिया इंटू कॉस 0 डिग्री। बी तो बी है, एरिया एल भी टी, तो ये फ्लक्स, तो ईएमएफ कितनी होगी, माइनस डी फाई बाई डी टी, साइन के साथ रखते हैं, तो माइनस बी एल भी, ये ईएमएफ हो गई। कब तक, ये कब तक जारी रहेगा ये सिचुएशन, क्योंकि इसमें टाइम डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब ये फिक्स्ड है। कब तक ये होता रहेगा, कब तक ये चेंज करता रहेगा, जब तक पूरा अंदर में पहुंच नहीं गया। कब तक, डी बाई भी तक। फिर अगला टाइम, जितना टाइम इसको अंदर में घुसने में लगा, उतना टाइम यहां इंड पे आने में लगेगा, मतलब इतना देर तक और टाइम बीता, लेकिन उसमें कोई फ्लक्स में चेंजिंग नहीं है। क्यों? एरिया पूरी है, टाइम डिपेंडेंट ही नहीं है। अब जैसे वो निकलना चालू करी, तो क्या निकलने में भी एरिया सिमिलर, जैसे यहां बढ़ी है, क्या उसी तरीके से वो घटना चालू करेगी? बिल्कुल घटना चालू करेगी। तो वो निकालने की जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है, वो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर चाहते हो कि नहीं सर मैं निकालूंगा, बाद में किस रेट से इसमें मतलब फ्लक्स होगी वो हम जानना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो। चलिए मैं कर देता हूं, आफ्टर टी ग्रेटर देन 2 डी बाई वी, क्योंकि डी बाई वी तक तो पहुंचा, फिर अगला डी बाई थी यहाँ तक, फिर उसके बाद, तो उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद में मैं बात करूँ तो किसी टी टाइम में कितनी इसके बाहर हो जाएगी, बाहर भी टी हो जाएगी, तो एरिया कितनी रहेगी, तो एरिया टोटल कितनी थी, टोटल एल इंटू डी थी, टोटल क्या थी, एल इंटू डी में से कितना घट गए भाई, भी टी सॉरी ऐसा वी टी नहीं बल्कि भी इंटू टी, मतलब भी इंटू टी इंटू एल। भी टी तो ऐसे न भागी और ए वाले एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अरे भी टी एल, यही तो देखो ना, भी टी एल, यही एरिया पहले आ रही थी, अब उतनी एरिया बाहर जा रही, तो एरिया कितनी रिमेनिंग है जिसमें फ्लक्स है, तो इतनी, ठीक है। तो फ्लक्स में निकाल लो, तो बी इंटू एल डी माइनस बी टी एल, इसको डी फाई बाई डी टी कर लेता हूँ, ई आ जाएगा माइनस के साथ। अब देखिए ध्यान से, बी एल डी माइनस बी भी एल टी, राइट, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, माइनस पीछे लगा हुआ है, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, बी भी एल, देखो सेम आ रहा है कि नहीं,
EMF यहाँ पॉजिटिव आ रही है लेकिन रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं, तो सेम EMF है लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्लियर है? तो ये कहानी कुछ इस तरीके से हो गई। अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं तो जीरो से लेकर के कहाँ तक, जीरो से लेकर के d/v तक चेंज करी है और फिर 2d/v तक कुछ नहीं हुआ, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक EMF नेगेटिव आई है। मैं नीचे थोड़ा बनाता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर? और कितना नेगेटिव? BVL, राइट। फिर यहाँ पे जीरो हुई है क्योंकि इसके बीच में कोई फ्लक्स चेंज नहीं हुई है। फिर अगला d/v और, है ना, क्योंकि जाने में d/v तो फिर पूरे निकलने में भी d/v, तो ये हो जाएगा 3d/v। ठीक है, तो 3d/v मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर प्लस EMF हुई है इस तरीके से। और फिर अगले टाइम में जब निकल जाएगी, तब जब निकल जाएगी तो फिर उसके बाद 0 0 0। क्यों 0 0 0? क्योंकि जब ये निकल जाएगी तो फील्ड से बाहर हो गई, तो उसमें कोई फील्ड ही नहीं है भाई, कोई फ्लक्स ही नहीं होगा, तो चेंजिंग का कोई सवाल ही नहीं है। क्या मेरी बातें गेट करोगे? क्या ये सवाल बढ़िया लग रहा है आप लोग को? बिल्कुल इस सवाल को आप अच्छे से कॉपी करें और एक बार समझने की कोशिश करें मैंने क्या आपको बताया। जब तक इंटर करते रहेगी तब तक एरिया चेंज होता रहेगा फ्लक्स, लेकिन एक बार इंटर कर गई और कुछ स्पेस उसके पास है तो जैसे ही वो आगे निकलेगी तो फिर अब पूरी एरिया, फ्लक्स तो चेंज नहीं कर रहा है, फ्लक्स कैसे चेंज करेगा? एरिया वही है, बी वही है, सब कुछ वही है। ठीक, तो एरिया कब तक? जब तक कोई इस एंड पे आ गई, फिर इस एंड से जैसे ही बाहर निकलने लगी तो अब एरिया कम होने लगेगा, कम कम कम। ठीक, कितनी? तो पूरी एरिया में से जितनी निकल गई, पूरी एरिया है L × D, कितनी निकल गई? तो VT, कितनी निकल गई? VT, वो घटा लिया तो बाद का एरिया देखिए यहाँ पे, यस ये कर लिया। अब इसको B से मल्टीप्लाई किया तो फ्लक्स निकल गया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएशन है भाई, माइनस d/d, वो आप देख लो, ये कांस्टेंट है और ये माइनस VTL × B है, आ गया। क्लियर है गाइस? चलिए इसको पहले कॉपी कीजिए और इसी पे बेस्ड कुछ और सवाल मैं आपको सिखाता हूँ, कुछ अच्छे सवाल सिखाता हूँ, रोटेशन वाला भी सवाल आजकल खूब करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और एक बढ़िया सा सवाल करते हैं जो कि बहुत पहले के समय में जेईई में पूछा गया था। सवाल कुछ इस तरीके से है, फेमस क्वेश्चन है ये। फील्ड जस्ट मान लीजिए कागज के प्लेन के अंदर है, ठीक है, फील्ड कागज के प्लेन के जस्ट इनसाइड में है, राइट। और यहां पे एक हाफ सर्कुलर लूप है, इस तरह से सेमी है, इसकी रेडियस r है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट, इसकी रेडियस r है, राइट। इस तरह से ओमेगा के कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से ये घूमने वाली है और मैग्नेटिक फील्ड ये B है। तो सवाल ये था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF। पहला, find the plot between EMF and time of rotation। ठीक है, जो रोटेशन कर रही है लगातार, टाइम इलैप्स हो रहा है, तो EMF और टाइम ऑफ रोटेशन के बीच कैसा प्लॉट होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। अभी तो गाइस ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, कुछ देर के बाद क्या सिचुएशन होगी सोचो, कुछ देर के बाद सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी, कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाएगी। क्लियर है? कुछ ऐसे सिचुएशन कुछ देर के बाद, और तो किसी टी टाइम में मान लीजिए कि ये थीटा एंगल घूम गई, किसी टी टाइम में कितना एंगल घूम गई? ये थीटा एंगल घूम गई। तो कितनी एरिया इसमें इंटर कर गई? इतनी एरिया इंटर कर गई। अगर मैं इस वाले शेडेड पार्ट का एरिया निकाल लो तो उस पार्ट में कितनी फ्लक्स आ गई ये भी पता कर लेंगे टी टाइम में, और उस फ्लक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हमारा EMF पता चल जाएगा, और फिर टाइम के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, ग्राफ भी पता पड़ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन बहुत ही आसान है इसका। एट एनी टाइम टी, ठीक है, कितनी थीटा घूम गई आपको पहले भी पता है, ओमेगा टाइम्स ऑफ टी, ओमेगा से कोई चीज घूम रही है तो ओमेगा टाइम्स ऑफ टी। बहुत अच्छे। एरिया कितना हो गया? अब बताओ ये एरिया क्या होगी? एक सेक्टर टाइप की होगी, है ना। ये एरिया कैसे होगी? सेक्टर, सेक्टर जैसे होता है वैसा। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर मैं निकाल लूं किसी भी इंस्टेंट पे, तो ये एरिया क्या होगी आपको पता है, थीटा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होती है ना सेक्टर की एरिया, थीटा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा।
सो थीटा बाई 2, थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी एंड दिस इज आर स्क्वायर। तो ये एरिया किसी भी इंस्टेंट का है, क्लियर। तो फ्लक्स कितनी होगी, फ्लक्स कितनी होगी, b इंटू ए इंटू कॉस जीरो, देख रहे हो इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ और अंदर तो 0 डिग्री एंगल। सो b तो b है, एरिया ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, राइट। तो अब EMF निकाल लेते हैं, माइनस डी फाइव बाई डी टी माइनस बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 एंड टी का डिफ्रेंसिएशन 1। सो दिस इज वेरी इजी, क्लियर है। तो ये हो गया EMF, क्लियर है। अब गाइस कमाल की बात ये है कि ये EMF अभी माइनस बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आ गई, ठीक। अभी स्टार्टिंग में तो ये फ्लक्स क्या हो रही है, ऐसे मतलब बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, एक समय में पूरा अंदर में चली जाएगी, एक समय में पूरे अंदर में चली जाएगी, मतलब एक सिचुएशन में ऐसा कुछ हो जाएगा पूरा अंदर में चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये कम होने लगेगा, धीरे धीरे उसके बाद ये कम होने लगेगा। तो बढ़ने के सिचुएशन में जो EMF होगी और घटने के सिचुएशन में जो EMF होगी, क्या दोनों सेम होगी या दोनों जस्ट अपोजिट साइन की होगी, अपोजिट साइन की होगी। ये चीज आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि अगर कोई चीज अगर फ्लक्स बढ़ रही है, ठीक है, अगर फ्लक्स बढ़ रही है तो E इक्वल्स डी फाइव बाई डी टी होती है ना, ध्यान से समझो, E इक्वल्स डी फाइव बाई डी टी। तो अगर फ्लक्स बढ़ रही है तो ये डेरिवेटिव क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, पीछे निगेटिव लगा हुआ है तो फाइनली क्या हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन अगर फ्लक्स घट रही है तो E बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी करेंगे, फ्लक्स घट रही है तो ये निगेटिव होगा, कोई चीज अगर घट रही है तो उसकी डेरिवेटिव निगेटिव होती है, निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो चीजें वही आएंगी, नो डाउट, कांस्टेंट है तो हर समय तो वही होगी, लेकिन हाफ रोटेशन के बाद, पूरी फुल रोटेशन नहीं, फॉर आफ्टर 1/2 रोटेशन की मैं बात करूं, आफ्टर 1/2 रोटेशन की मैं बात करूं, तो उसके बाद जो EMF होगी वो EMF एक्चुअली उसके बाद फ्लक्स क्या होने लगेगी, घटने लगेगी, ठीक है। तो EMF विल बी सेम, नो डाउट सेम होगी, बट क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी था, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए वैल्यू तो निकल गया बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, बट जो ग्राफ प्लॉट करना है इसके लिए हमें प्रॉपर जानना पड़ेगा, क्या हमेशा वो कांस्टेंट रहेगा, क्या हमेशा फ्लक्स बढ़ती ही रहेगी, नो, एक समय बाद घटने लगेगी। तो जो सिचुएशन जैसे बढ़ रही थी वैसे ही घटने लगेगी, इज इट क्लियर। तो पॉजिटिव पहले है तो बाद में निगेटिव, पहले निगेटिव तो बाद में पॉजिटिव, क्लियर। तो चलिए, और कितने देर के बाद, हाफ रोटेशन। एक रोटेशन में कितना वक्त लगता है, तो 2 पाई बाई टाइम पीरियड, मतलब 2 पाई बाई ओमेगा, अगर ओमेगा के टर्म में निकलना है तो 2 पाई बाई ओमेगा, तो हाफ के लिए पाई बाई ओमेगा। तो चलिए फटाफट ग्राफ बना लेते हैं। टाइम है ये, EMF है, स्टार्टिंग में ही निगेटिव लेके चलते हैं, कांस्टेंट। कब तक भाई, कब तक, माइनस बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई, कब तक, तो पाई बाई ओमेगा। फिर अगले 2 पाई बाई ओमेगा में क्या हो जाएगी, सोचो, अगले 2 पाई बाई ओमेगा में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। फिर समझ रहे हो, फिर आगे करें तो क्या होगा, फिर निगेटिव, फिर आगे करें तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि आधा रोटेशन करने के बाद पूरा ये ऐसे हो जाएगी, फिर ये निकलना चालू करेगी, निकलते देते फिर ऐसे हो जाएगी, तो सिचुएशंस क्या होगी, बार बार रिपीट करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ, सिमिलरली यहाँ, इस तरह से, क्लियर है गाइस। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए, और एक सवाल मैं अभी दे देता हूं, आप इसको कॉपी करके इसको अटेम्प्ट भी करिएगा, बढ़िया सवाल है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। ये बढ़िया सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस जेई वगैरह में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कि ये स्क्वायर लूप है, इसकी साइड एल मैंने ले लिया, ठीक है, स्क्वायर लूप है, और इसमें करंट चेंज कर रही है 3t के हिसाब से, करंट लगातार देख रहे हो चेंज कर रही है 3t, राइट। तो इसमें करंट चेंज करेगी, तो इसके बगल में इसके वजह से फील्ड लगातार क्या होगा, चेंज करेगा, फील्ड चेंज करेगा तो इसमें फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा तो EMF इंड्यूस होगी। तो सवाल क्या है, फाइंड द EMF इंड्यूस इन द स्क्वायर लूप। और कुछ मैं डिस्टेंसेस वगैरह चाहूं तो दे सकता हूं, यहां से एल ही पर ले लेता हूं, या जनरल करने के लिए एल लेता हूं। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन,
ठीक है, ध्यान रहे इस बात का, इसमें करंट लगातार बढ़ रही है, ठीक है, 3t इंक्रीज कर रही है। अभी डायरेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जस्ट इसके बाद हम लोग लेंज लॉ पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग डायरेक्शन जज करेंगे। फिलहाल अपन क्या देख रहे हैं कि इसमें लगातार करंट अगर बदल रही है तो आप इसमें करंट की ईएमएफ की वैल्यू बता दो, ठीक है, ये आपके लिए अभी है, आप अभी इसको ट्राई करो, ठीक है। अभी इसको पहले साफ करते हैं, फिर आपको इसका सॉल्यूशन देते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। होपफुली जो सवाल मैंने आपको दिया है उसका सॉल्यूशन आपसे हो गया होगा। चलिए मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे ये हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर था, इसमें 3t ऐसे करंट फ्लो कर रही थी और यहाँ पे कोई स्क्वायर लूप थी, राइट। कितनी डिस्टेंस पे थी, a डिस्टेंस मैंने लिया था और ये l थी। आपको क्या करना था, अगर इसमें करंट लगातार चेंज कर रही है, ठीक है, तो इसमें कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। देखिए बेसिक फंडा क्या है, ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए वहाँ की फ्लक्स चेंज करनी चाहिए। फ्लक्स चेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, एरिया चेंज कर सकती है, बी चेंज कर सकती है, राइट, एंगल चेंज कर सकती है। तो फिलहाल अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, बस सिंपल इसके अंदर की फील्ड को चेंज कर रहे हैं। और फील्ड कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे करंट कैरिंग कोई कॉइल है, वायर है, तो इसके वजह से यहाँ आउट, यहाँ इनसाइड, यहाँ फील्ड कैसी होगी, इनसाइड। क्या ये बी वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है, देखिए क्यों वेरिएबल है, क्योंकि किसी भी एक्स पे, किसी जनरल एक्स की मैं बात करूंगा तो जनरल एक्स पे जो बी होती है, इसके वजह से आपको पता है इन्फाइनाइट लेंथ का, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। अब चूंकि आई वेरिएबल है तो बी भी तो वेरी करेगी, क्लियर है। कमाल की बात यह है कि बी तो वेरी कर ही रही है टाइम के अकॉर्डिंग और पोजीशन के अकॉर्डिंग भी वेरी कर रही है, समझ रहे हो। बी यहां पे अलग हो जाएगी, यहां पे अलग हो जाएगी, यहां पे अलग हो जाएगी, तो बी हर जगह पर चेंज कर रही है। बी पोजीशन के अकॉर्डिंग भी चेंज कर रही है और साथ साथ टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज कर रही है, ठीक है, क्योंकि उसमें आई फैक्टर आ गया। यहां तक में तो कोई इश्यू ही नहीं है आप लोगों को। अब कैसे सोचें कि इसमें कितनी ईएमएफ होगी, जब तक कि इसमें फ्लक्स ना निकाल लें, जब तक टाइम वेराइंग फ्लक्स ना निकाल लें, तब तक हम इसका डिफरेंशिएशन वगैरह करके कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं। एक जनरल एक्स पे मैं जाता हूं और जनरल एक्स पे जा करके एक छोटा सा पहले मैं लूप लेता हूं, छोटा सा, बस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि हर चीज इसमें वेरी कर रही है, dx। अब इस छोटे से लूप का पहले एरिया निकाल लेता हूं, तो इसका मैं एरिया लिखूंगा तो क्या होगा, l इंटू डी एक्स, एल इंटू डी एक्स, वेरी सिंपल, l इंटू डी एक्स, एल इंटू डी एक्स। तो उसमें कितनी फ्लक्स होगी, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एज्यूम्ड लूप। बहुत बढ़िया सवाल है। d5 बोलता हूं मैं, छोटा सा फ्लक्स होगी, तो उस जगह की b और उसकी एरिया इंटू कॉस 0। क्यों, क्योंकि फील्ड अंदर और एरिया वेक्टर प्लेन में, तो जस्ट अंदर की तरफ ही नो पढ़ो, b इंटू डी इंटू कॉस 0 डिग्री, छोटा एरिया इसलिए मैं। b क्या होगी किसी x पे जाके, आपने निकाला हुआ है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, और डी ए एल डी एक्स, राइट, cos 0 की वैल्यू 1। और i का वैल्यू डाल लेते हैं, i का वैल्यू 3t है, 3t, क्लियर गाइस। तो d5 इक्वल्स म्यू नॉट 3t 2 पाई x एंड l dx, क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास जो d5 आ गया, जो फ्लक्स आ गया, 3 म्यू नॉट t इंटू एल बाई 2 पाई इंटू डी एक्स बाई एक्स, क्लियर है गाइज। इसमें तो कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन में वेरिएबल कौन है, सोच के देखिए, इस पूरे इंटीग्रेशन में वेरिएबल कौन है, टाइम वेरिएबल है या एक्स वेरिएबल है। देखिए यहां पे एक्स है, यहां पे क्या है, एक्स है, और यहां पे एक्स है, और ये तो टाइम है, तो टाइम का एक्स से वाकई कोई कनेक्शन नहीं है। टाइम अलग वेरिएबल है, एक्स अलग वेरिएबल है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है। ये तो मैंने एक मेंटल डायरेक्शन है कि भाई मैं यहां से एक्स पे जा रहा हूं, उससे टाइम से कोई कनेक्शन इसका नहीं है। तो कमाल की बात यह है कि अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालूंगा तो टोटल फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है, बी बदल रही है तो होगी।
तो टोटल फ्लक्स मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो जो कांस्टेंट हमारे लिए फिलहाल इस इक्वेशन में है, तो इस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट कौन है, ये सब कांस्टेंट माना जाएगा और dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन पड़ेगा कहाँ से कहाँ, तो इस इंट से इस इंट तक, तो a से लेकर के a प्लस एल तक, a से लेकर के यहाँ पे इंट यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, तो a प्लस एल है। क्लियर है? तो ये चीज बड़ी कमाल की है इसमें, राइट। और इसका होगा ln x मतलब log x a टू a प्लस एल, तो ये हो गया 3 म्यू नॉट टी एल बाई 2 पाई ln अपर लिमिट a प्लस एल, माइनस करेंगे, आपको लोगों को पता है इतना जल्दीबाजी में कर सकते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने फ्लक्स निकाल लिया। क्लियर है गाइस? अब देखिए फ्लक्स क्या टाइम डिपेंडेंट है, बोलोगे हाँ सर। तो अब ईएमएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी फाई बाई डी टी मैग्नीट्यूड में निकाल रहा हूं। अब ये सारे चीजें कॉन्स्टेंट है कि टाइम के रेस्पेक्ट में, राइट। तो 3 म्यू नॉट एल बाई 2 पाई ln a प्लस एल बाई ए, यहां तक में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, और यहां टाइम है तो dt बाई dt कर लेंगे, तो ये 1 आ जाएगा। तो EMF विल बी 3 म्यू नॉट एल बाई 2 पाई ln a प्लस एल बाई ए। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्लियर है? तो इस तरीके से चीजों को हम समझ सकते हैं। हाँ, ये टाइम का फंक्शन भी हो सकता था, अगर यहाँ पे मान लीजिए 3t स्क्वायर होती, क्यूब होती वगैरह, तो यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर 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 सब में, और यहाँ पे स्क्वायर रहता तो टी स्क्वायर तो 2t आ जाता, टी क्यूब रहता तो 3t। क्लियर है? तो यहाँ पे t रह भी सकता है, नहीं भी। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए EMF इज फिक्स्ड। क्लियर है? आई अगर बदले तो फिर EMF की वैल्यू भी टाइम डिपेंडेंट हो सकती है। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है गाइज? इसमें कहीं कोई शक है क्या? कोई शक नहीं होना चाहिए। अब कमाल की बात गाइज ये है कि इसी वैरायटी में, है ना, आपको बार बार एक अलग टाइप की चीजें देखने को मिल रही है, बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब इसी वैरायटी में ऐसा भी हो सकता है कि आई को कांस्टेंट कर दे, आई को क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, और आपसे कोई पूछे, आई को कांस्टेंट करके आपसे कोई पूछे कि तब आप बताओ कि इसमें कितनी EMF होगी। जैसे आई यहां पे कांस्टेंट कोई कर दे, राइट, और यहां पे कोई लूप ले ले, समझिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। आई को कोई कांस्टेंट कर ले और यहां पे कोई लूप ऐसे रख ले, ठीक है, यहां पे कोई लूप रख ले ऐसे, और तब बोले कि इसमें कितनी EMF होगी। ठीक है, फाइंड EMF इंड्यूस्ड। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, 0। क्यों? सोचो क्यों? क्योंकि जो भी फ्लक्स होगी क्या वो फिक्स्ड होगी, जितना भी है वो क्या फिक्स्ड होगी, क्या वो टाइम के अकॉर्डिंग बदल रही है क्या? नो, क्योंकि करंट फिक्स्ड है, बिकॉज I इज कांस्टेंट, सो दिस इंप्लाई phi विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है? क्लियर है गाइज? अब इसी में एक और सवाल पूछता हूं, आपको बहुत मजा भी आएगा। ये आई करंट है, ये स्क्वायर लूप है, ए साइड। मैं आपसे ये पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ठीक है फाई कांस्टेंट होगी, देन व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स इन स्क्वायर लूप। तो आपसे ये पूछा गया है, फाइंड द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ स्क्वायर लूप। सोचो, ये आपके लिए HT है। चलिए, ठीक है, आपको ये बताना है कि इससे होकर के फ्लक्स, मैं ये मानता हूं कि फ्लक्स कांस्टेंट होगी क्योंकि करंट कांस्टेंट है, लेकिन कितनी फ्लक्स होगी, ठीक है, ये आप ट्राई करके देखना। और इसका जो तरीका होगा जस्ट पहले की तरह। गाइज यहां पे भी तो मैंने फ्लक्स ही तो निकाला है, यहां भी तो मैंने देखो इंटीग्रेट करके देखो तो ये मैंने क्या निकाला है, फ्लक्स ही तो निकाला है, फ्लक्स ही तो निकाला है इसमें। अब ये टाइम डिपेंडेंट इसलिए आ गया क्योंकि यहां पे आई टाइम डिपेंडेंट थी। अगर यहां पे आई टाइम डिपेंडेंट नहीं हो, आई ही हो, तो हम लोग आई ही दोहराएंगे। यहां पे क्या दोहराएंगे, आई ही दोहराएंगे, आई को दोहराते दोहराते ले आएंगे और फिर अपना आंसर आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? इजी सवाल है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। तो इस सवाल को आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो होपफुली गाइस ये छोटे छोटे जो सवाल हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और पहले तो आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए, और फाइनल में सवाल करता हूं जो कि बहुत ही शानदार है, ठीक है। थोड़ा उसमें क्या है
एक मैं पैराबोलिक शेप लूंगा और उस पैराबोलिक शेप में मैं किसी एक स्लाइडर को दोहराऊंगा। मैंने इस टाइप के शेप में दोहराया था, याद कीजिए, इस टाइप के शेप में मैंने यहां से दोहराया था, जो कि बहुत ही आसान है। लेकिन अगर पैराबोलिक शेप में अगर मैं कोई स्लाइडर को दोहराऊं और किसी एक्सेलरेशन से दोहराता हूं, थोड़ा उसमें भी ट्विस्ट लाते हैं, और उस पैराबोला की मैं इक्वेशन भी दे देता हूं, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि जरा ईएमएफ की वैल्यू बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ। बढ़िया सवाल होगा, वो काफी शानदार होगा, वो जेईई एडवांस लेवल का ही सवाल होगा, नो डाउट। चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं उस लास्ट सवाल को करता हूं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। ऐसा कुछ सवाल है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया भी, हमारे पास एक पैराबोलिक शेप का, राइट, एक पैराबोलिक शेप का इस तरह का एक वायर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कुछ इक्वेशन ले सकते हो, चलो मैं ले लेता हूं y इक्वल्स सी एक्स स्क्वायर, एक जनरल इक्वेशन, y इक्वल्स सिंपल एक्स स्क्वायर भी ले सकते थे, तो y इक्वल्स सी एक्स स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला, राइट। और यहां से एक स्लाइडर है, राइट, इसी स्लाइडर को मैं मान लेता हूं, यहां पे एक स्लाइडर इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में 0 स्पीड से a एक्सेलरेशन से चली, ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन a है। स्लाइडर मूव्स फ्रॉम वर्टेक्स, ठीक है, विथ 0 स्पीड एंड एक्सेलरेशन a, ठीक है, 0 स्पीड से चली और a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ने लगी, ठीक है। इक्वेशन आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, इफ B इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन एज शोन इन फिगर, then find the magnitude of EMF induced, ठीक है। जो EMF induced है उसकी मैग्नीट्यूड आपको बतानी है, कैसे सोचे, थोड़ा अकल लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, हर टाइम में धीरे धीरे एरिया बढ़ती जाएगी, ये तो क्लियर है, पहले की तरह एरिया बढ़ती जाएगी, लेकिन ये जो है इसका एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसका एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज एक अजीबोगरीब शेप का है ये, है ना, कोई पर्टिकुलर शेप का तो है नहीं। तो किसी टी टाइम पे हम एरिया इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे। अगर आपको एरिया अंडर ग्राफ की नॉलेज है तब तो आप बड़ी आसानी से निकाल पाओगे, अगर नहीं है तो डोंट वरी, तब भी हम निकाल के आपको बताते हैं। मान लीजिए कि किसी टी टाइम में ये y चली गई, कितनी चली गई, y, और y से हल्का dt टाइम में मैं खसक गया, तो dt टाइम में मैं खसका ऊपर, तो कितनी छोटी सी एरिया जनरेट हुई है, मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। मतलब y में मैं गया और y से dt टाइम में, कितना टाइम में, dt टाइम में dy खसक गया ऊपर, तो छोटी सी कितनी एरिया जनरेट हो गई है, ठीक है। तो मैं 0 से लेकर के t टाइम तक इंटीग्रेट कर लूंगा, तो हमारा टोटल मालूम हो जाएगा, या फिर उस पर आगे बढ़ लेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि एरिया इन टाइम dt कितनी होगी, तो ये छोटी सी एरिया होगी, छोटी सी एरिया होगी, तो एरिया होगी क्या, ये dy लगभग रेक्टेंगुलर होगा, तो लंबाई तो ऐसे होगी, ऐसे ये वाली, तो ये वाली कौन सी पॉइंट होगी, अगर ये y पे है, अगर ये y है तो ये वाला पॉइंट पक्का यहाँ से यहाँ जनरल x है, ये y मैं ले रहा हूँ जनरल y, तो ये जनरल x ही है ना, तो ये x और ये x कितना, 2x इंटू डी वाई, 2x इंटू डी वाई, 2x मतलब लंबा कितना, 2x, x और x 2x सिमेट्रिकल है, और dy, तो ये छोटी सी एरिया जनरेट हो गई, क्लियर है, ये छोटी सी एरिया जनरेट हो गई, बहुत अच्छा। अब फ्लक्स कितनी हो गई, तो फ्लक्स कितनी हो गई, छोटी सी फ्लक्स कितनी हो गई, राइट। तो हम चाहे तो फ्लक्स निकाल सकते हैं, तो छोटा सा फ्लक्स, ठीक है। अल्टीमेटली मुझे ईएमएफ चाहिए, तो हम फ्लक्स निकाल करके उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके भी सकते हैं, इससे भी हम काम कर सकते हैं। तो डी फाई क्या हो जाएगी, b इंटू बी तो कॉन्स्टेंट है, तो b इंटू 2x इंटू डी वाई। अब यहाँ दो वेरिएबल है, x और y दोनों वेरी कर रही है, एक ही साथ वेरी कर रही है,
अब एक चीज़ समझते हैं, हमारे पास y इक्वल्स एक इक्वेशन है दिस, ठीक, ये इक्वेशन हमारे पास है। तो अगर मैं y के टर्म में चीज़ों को डाल दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो x को लौटाना पड़ेगा, तो x क्या होगा, y/c का रूट अंडर, यहाँ पे लौटा देंगे तो हमारा डी फाई क्या आ जाएगा, छोटा सा फ्लक्स क्या आ जाएगा, 2x की जगह पर हम लोग डालना है y/c और यहाँ b और यहाँ dy, ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया, क्लियर है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये फ्लक्स जो हो रही है, किसी फ्लक्स जो छोटे से सेक्शन में हो रही है, ठीक है, छोटे से सेक्शन में हो रही है, तो ये तो y की फंक्शन है, ये तो y की फंक्शन है। अब किसी भी t टाइम में ये कितनी खसक चुकी होगी, ठीक है, किसी भी t टाइम में, क्योंकि एक्सेलरेशन के टर्म में हमें करनी है, एक्सेलरेशन के टर्म में हमें चीज़ों को लानी है नेचुरली, तो एक्सेलरेशन के टर्म में लानी है, ठीक है, ये इसमें मेंशन नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन के टर्म में ही अपने को आंसर करनी है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, तो आपको पता है कि a क्या होती है, a होती है v इंटू टी, किसी भी टाइम की जो वेलोसिटी होती है, किसी भी टाइम की, a इक्वल्स u प्लस सॉरी v इक्वल्स क्या होगी, u प्लस ए टी, तो किसी भी समय की जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, v इक्वल्स ए टी होगी, किसी भी टाइम की वेलोसिटी क्या होगी, ए टी। और ये जो वेलोसिटी बेसिकली है क्या, डी वाई बाई डी टी, ये वेलोसिटी बेसिकली है क्या, ये डी वाई बाई डी टी, दिस इज व्हाट, दिस इज डी वाई बाई डी टी, क्लियर है, डी वाई बाई डी टी। तो यहां से मैं अगर डी वाई निकाल लूं तो अपना क्या होगा, ए टी इंटू डी टी, टाइम का फंक्शन, मैं डी वाई को टाइम का फंक्शन ले लिया, ठीक है। सो अपना जो ये पता पड़ रहा है कि जो y है, y को भी हम चाहे तो लिख सकते हैं, डिस्टेंस को भी चाहे तो हम लिख सकते हैं। y को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस कैसे होती है, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग स्पीड 0 है तो y कितनी हो गई, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट ही टाइम के रिस्पेक्ट में चीज़ों को डालना चालू कर दिया। तो अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों को यूज करिए, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट, या फिर इसको फर्स्ट ना करके हम लोग इसको फर्स्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो डी फाई अपनी कितनी हो गई, 2 रूट अंडर वाई बाई सी, वाई का मतलब हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर बाई सी चलेगा, और बी तो बी है, और डी वाई अभी हमने निकाला है, कहीं पे डी वाई निकाला है, तो दिस इज ए टी डी टी, क्लियर है गाइस, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग अच्छे से देखें तो ये t बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट अंडर a बाई 2c, और t बाहर आ गया तो b ए टी स्क्वेयर, क्लियर है, और ये डी टी, क्लियर है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, ठीक। तो ये हमने डी फाई निकाल के रख लिया, ठीक। अब मैं डी फाई बाई डी टी करूँ, तो ये टाइम का फंक्शन आ गया, किसका फंक्शन आ गया, टाइम। अब टाइम को हमें किसी भी तरीके से y में x वगैरह में, क्योंकि इक्वेशन पता है, तो इक्वेशन के टर्म में चाहे तो हम चीज़ों को रख सकते हैं, राइट, और चाहे तो हम उसे छोड़ भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो मैं चाहूँ तो इसको y के टर्म में कर सकता हूँ, तो यहाँ से टी स्क्वायर डालूंगा तो 2y बाई ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो डी फाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y बाई ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम देख पा रहे हैं, अगर 2 को हम अंदर ले जाएं, राइट, तो अगर हम डी फाई बाई डी टी को देखें तो 2 को अंदर ले जाएंगे तो रूट अंडर 2 टू 4 a बाई 2c, और इस 2 को भी हम अंदर ले जाएं तो 2 का स्क्वायर 4 चला जाएगा, ठीक है, और b बाहर है और नथिंग, बस यही है, सिंपल, और y भी एक है, तो ये 2 टू 8 नहीं, रूट अंडर 8 a बाई सी इंटू बी इंटू वाई, तो ये हो जाएगा आपका डी फाई बाई डी टी, वाई के टर्म में अगर करना है तो। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है गाइस? तो सवाल ये थोड़ा टेढ़ा जरूर दिखता है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, बस आपको सिस्टमेटिक काम कर लेना है तो आपका काम हो जाएगा। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर हो रही है गाइज? कहीं से कोई शक नहीं होनी चाहिए। अब इसको ना बनाने का एक और तरीका है, अब वो कैसे? अगर आपको एरिया अंडर ग्राफ अगर पता है वाकई, तो इस ग्राफ को हम बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। हम लोग चुपचाप टी टाइम पे
चुपचाप क्या करेंगे, टी टाइम पर एरिया निकाल लेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है, और उसमें किसी तरह से एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? होपफुली ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए मैंने कैसे निकाला है। किसी y पे जाकर के dy सेक्शन ले लिया, इस सेक्शन में हमने फ्लक्स निकालने की कोशिश करी है, छोटी सी फ्लक्स, d∅dt प्लानिंग है अपनी, क्योंकि d∅dt ही EMF के बराबर होती है। तो यहाँ पे छोटा सा एरिया निकाल लिया, देख सकते हो एरिया कैसे निकाला है, क्योंकि ये y पर है तो जनरल y है, तो ये जनरल x होगी, ये वाली लेंथ x होगी, तो ये भी x हो जाएगी, तो टोटल 2x, तो 2x इंटू डी वाई, 2x इंटू डी वाई, और यहाँ से b फ्लक्स निकालने के लिए b इंटू छोटा सा एरिया, b निकाल दिया, b दिया हुआ था और ये छोटा सा एरिया डाल देंगे। अब हम लोग यहाँ से प्लानिंग करना चालू किए कि भाई यहाँ पे x और dy, तो y चूंकि cx² के इक्वल है तो यहाँ से x निकाल लिया। अब x को जैसे ही लौटाया इसमें, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि d∅ y का फंक्शन हो गया, d∅ किसका फंक्शन हो गया, y का फंक्शन हो गया, ठीक है। अगर d∅ टाइम का फंक्शन हो जाए तो d∅dt करने में आसानी होगी। हम लोग v = u + at जानते हैं, किसी भी इंस्टेंट का वेलोसिटी at, क्योंकि u 0 है, u क्या है यहाँ पे 0 है। अब v निकल गया, मतलब dy/dt निकल गया, क्योंकि ऊपर चल रही है तो dy/dt ही वेलोसिटी होगी, तो dy/dt = at। अब मैंने क्या किया, dy/dt = adt लिख दिया। अब हमें पता है कि y कैसे होगी, y चूंकि कांस्टेंट एक्सप्रेशन है तो ut + ½ at² और u तो 0 है तो ½ at²। अब मैंने y की जगह पर ये चीजें डाल दिया, dy की जगह पर ये चीजें डाल दिया। क्लियर है गाइस? इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ऐसे भी इसको इंटीग्रेट करोगे तो यही चीजें आएंगी, देख लो, इंटीग्रेट करो तो at²/2 चीजें तो वही आएंगी। तो वो दोनों चीज़ों को मैंने इसमें लौटा दिया, यहाँ पे लौटाया है, तो देख सकते हो हमारा d∅ यहाँ कुछ आ गया, लौटाने के बाद सब कुछ यहाँ पे होते हुए यहाँ रिजल्ट यहाँ b at² आ गया, ठीक है। d∅/dt यानी EMF टाइम का फंक्शन हो गया। हम लोग चाहते हैं कि y के टर्म में कर लें, नो डाउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम है। तो हमने यहाँ पे t² की जगह पर यहाँ से चीज़ें डालने की कोशिश करी है, 2y करने की कोशिश करी है, कुछ क्वांटिटी कटिंग है, कुछ क्वांटिटी अंदर में चली गई है। होपफुली क्लियर है? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए।